दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 में। दोस्तों हम लोग यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित पूर्व वर्षों की प्रश्नों की जो श्रृंखला देख रहे हैं, जिसके तहत दोस्तों हम लोग 2023 से लेकर 2011 तक के प्रश्नों को पूरी अच्छे तरीके से और ध्यानपूर्वक कवर कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, इस श्रृंखला के तहत दोस्तों हमारा सब्जेक्ट चल रहा था सामान्य विज्ञान, यानी कि दोस्तों जनरल साइंस से संबंधित प्रश्नों को हम देख रहे थे, जिसके तहत दोस्तों हम लोगों ने फिजिक्स के प्रश्नों को ऑलरेडी कवर कर लिया है। अब दोस्तों हम रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री से संबंधित प्रश्नों को देख रहे थे, जिसमें दोस्तों हम लोगों ने लगभग 2015 तक के प्रश्नों को कवर कर लिया है। 2014 के प्रश्नों को हम ध्यानपूर्वक देख रहे थे, जिसमें दोस्तों एक प्रश्न को हम लोगों ने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है 2014, और इससे ऊपर के प्रश्न को भी हम लोगों ने पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है, जिससे संबंधित वीडियोस हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड की जा चुकी हैं। चलिए दोस्तों 2014 में जो दूसरे प्रश्न पूछे गए हैं उसको हम ध्यानपूर्वक देखेंगे। देखिएगा, सारे प्रश्न हमारी आगामी परीक्षा जो 16 जून 2024 को लगी हुई है उसकी दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 2014 में जो पूछा गया दूसरा प्रश्न है उसको ध्यानपूर्वक देखेंगे दोस्तों। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है। देखिएगा, कह रहा है कि कई घरेलू उत्पादों जैसे दोस्तों गद्दों और फर्नीचर की गद्दियों यानी कि अपहोल्स्ट्री में ब्रोमीन युक्त ज्वालामंदकों का उपयोग किया जाता, उनका उपयोग क्यों कुछ चिंता का विषय है। ठीक है, फिर देखिएगा, कह रहा है कि कई घरेलू उत्पादों जैसे दोस्तों गद्दों और फर्नीचर की गद्दियों यानी कि अपहोल्स्ट्री में ब्रोमीन युक्त ज्वालामंदकों का उपयोग किया जाता, उनका उपयोग दोस्तों क्या है, क्यों कुछ चिंता का विषय है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। तो पहला पॉइंट दोस्तों कह रहा है कि उनमें पर्यावरण में निम्नीकरण के प्रति दोस्तों क्या है, उच्च प्रतिरोधकता है। क्या है, उनमें पर्यावरण में निम्नीकरण के प्रति उच्च प्रतिरोधकता है। और दूसरा पॉइंट कह रहा है कि वे मनुष्यों और पशुओं में संचित हो सकते हैं। ठीक है, कह रहा है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो सही ऑप्शन बिल्कुल मार्क करेंगे दोस्तों, ऑप्शन सी, यानी कि फर्स्ट और सेकंड पॉइंट दोनों ही हमारे इस संदर्भ में सही दिए गए हैं। फिर से पढ़ेंगे कि कई घरेलू उत्पादों जैसे दोस्तों गद्दों और फर्नीचर की गद्दियों यानी कि अपहोल्स्ट्री में ब्रोमीन युक्त ज्वालामंदकों का उपयोग किया जाता है, मॉडरेटर। ठीक है, कह रहा है ब्रोमीन युक्त ज्वालामंदकों यानी कि मॉडरेटर का उपयोग किया, उनका उपयोग क्यों कुछ के क्या है दोस्तों, चिंता का विषय है। ठीक है, कह रहा है पहला कि उनमें पर्यावरण में दोस्तों निम्नीकरण के प्रति उच्च प्रतिरोधकता है, बिल्कुल सही है दोस्तों, और वे मनुष्यों और पशुओं में संचित हो सकते हैं, यह भी पॉइंट हमारा बिल्कुल सही दिया गया है। ऑप्शन सी हम लोगों ने बिल्कुल सही आंसर मार्क किया। प्रश्न पूछ रहा था कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए, तो ऑप्शन सी हम लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर मार्क किया। चलिए दोस्तों व्याख्या हम ध्यानपूर्वक देखेंगे, व्याख्या क्या दी गई है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए देखिएगा ध्यानपूर्वक। कह रहा दोस्तों हमारा ब्रोमीन युक्त ज्वालामंदक यानी कि ब्रोमिनेटेड फ्लेम क्या है दोस्तों, रिटार्डेंट। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या है, कह रहा है कि ब्रोमीन युक्त ज्वालामंदक यानी कि दोस्तों ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, व्याख्या देखेंगे। कह रहा है दोस्तों हमारा कि आर्गेनोब्रोमीन यौगिक दोस्तों क्या है, आर्गेनोब्रोमीन यौगिक है जिसका अनुप्रयोग पदार्थों की ज्वलनशीलता को कम करने के लिए किया जाता। फिर देखिएगा, कह रहा दोस्तों कि आर्गेनोब्रोमीन यौगिक है जिसका अनुप्रयोग पदार्थों की ज्वलनशीलता को कम करने के लिए किया जाता। ठीक है, फिर देखिएगा, कह रहा है कि आर्गेनोब्रोमीन यौगिक है जिसका अनुप्रयोग पदार्थों की ज्वलनशीलता को कम करने के लिए किया जाता। पहला पॉइंट पढ़िएगा कि सभी व्यावसायिक रासायनिक ज्वालामंदकों में दोस्तों क्या है, हमारा ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट का प्रयोग सर्वाधिक होता है। फिर देखिएगा, सभी व्यावसायिक रासायनिक ज्वालामंदकों में ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट का प्रयोग दोस्तों सर्वाधिक होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, कह रहा है कि इसका अनुप्रयोग दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग, प्लास्टिक तथा फर्नीचर उद्योग में होता है। फिर पढ़िएगा कि इसका अनुप्रयोग दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग, प्लास्टिक तथा फर्नीचर उद्योग में होता है। और कह रहा है कि ब्रोमीन युक्त ज्वालामंदक के उपयोग से संबंधित निम्नलिखित दोस्तों चिंताएं हैं। ठीक है, पढ़िएगा, कह रहा है दोस्तों हमारे कुछ क्या हैं, ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट से संबंधित पदार्थ क्या हैं, लिपोफिलिक होते हैं, अर्थात उनमें दोस्तों वसा तथा अन्य कार्बनिक विलायकों में घुलने की प्रवृत्ति होती है, जिससे वे दोस्तों जीवों में संचित हो सकते हैं। फिर पढ़िएगा कि कुछ दोस्तों हमारे ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट से संबंधित पदार्थ लिपोफिलिक होते हैं, अर्थात उनमें वसा तथा अन्य कार्बनिक विलायकों में घुलने की प्रवृत्ति होती है, जिससे दोस्तों वे जीवों में संचित हो सकते हैं। मनुष्यों के लिए यह काफ़ी समस्या उत्पन्न कर सकते हैं, क्योंकि जैव आवर्धन जिसे हम कहेंगे दोस्तों बायोमैग्निफिकेशन के कारण इनका सांद्रण बढ़ने की संभावना रहती है। फिर पढ़ेंगे कि कुछ दोस्तों क्या है, हमारे ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट से संबंधित पदार्थ लिपोफिलिक होते हैं, अर्थात दोस्तों उनमें वसा तथा अन्य कार्बनिक विलायकों में घुलने की प्रवृत्ति होती है, जिससे वे जीवों में संचित हो सकते हैं। मनुष्यों के लिए यह काफ़ी समस्या उत्पन्न कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जैव आवर्धन के कारण इनका सांद्रण बढ़ने की संभावना रहती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे भी इस
प्रश्न की कुछ व्याख्या दी गई है उसको हम ध्यानपूर्वक देख लेंगे, ठीक है। और सारे प्रश्न हमारे दोस्तों आगामी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, इसलिए जितने भी प्रश्नों को हम लोग हल करते चलें सारे प्रश्नों को आप लोग ध्यानपूर्वक देखते चलिए। चलिए दोस्तों, इस प्रश्न की आगे की व्याख्या हम देखते हैं। चलिए दोस्तों, ठीक है, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। चलिए दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे दोस्तों ध्यानपूर्वक, इसमें क्या दिया गया है देखिएगा, ठीक है। देखें, इंपॉर्टेंट है, सारे पॉइंट ध्यानपूर्वक देखते चलें। चलिए दोस्तों पढ़ेंगे ध्यानपूर्वक, देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है हमारा दोस्तों, ठीक है, हम पढ़ रहे थे दोस्तों ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट के बारे में, ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए, ब्रोमीन युक्त ज्वाला मंदक के बारे में कह रहा है कि इनमें पर्यावरण में निम्नीकरण के प्रति दोस्तों क्या है, उच्च प्रतिरोधकता होती है, ठीक है, जो कि हमारा क्वेश्चन का पॉइंट भी है। कह रहा है कि इनमें पर्यावरण में निम्नीकरण के प्रति दोस्तों क्या है, उच्च प्रतिरोधकता होती है। दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे, कह रहा है कि मनुष्यों में दोस्तों तंत्रिका तंत्र व अंतःस्रावी तंत्र तथा व्यवहारात्मक क्रियाविधि पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। फिर पढ़िएगा, कह रहा है कि मनुष्यों में तंत्रिका तंत्र व अंतःस्रावी तंत्र तथा व्यवहारात्मक क्रियाविधि पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे दोस्तों, कह रहा है कि अग्निशमन कर्मियों में जो अग्निशमन कार्य के दौरान दोस्तों ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट के संपर्क में आते कैंसर की संभावना सामान्य लोगों से अधिक होती, अतः दोनों कथन हमारे सही हैं, ठीक है। फिर देखिएगा, कह रहा है कि इनमें पर्यावरण में निम्नीकरण के प्रति दोस्तों क्या होती है, हमारी उच्च प्रतिरोधकता होती है। दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे, कह रहा है कि मनुष्यों में दोस्तों तंत्रिका तंत्र व अंतःस्रावी तंत्र तथा व्यवहारात्मक क्रियाविधि पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे कि अग्निशमन कर्मियों में जो अग्निशमन कार्य के दौरान ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट के संपर्क में आते हैं कैंसर की संभावना सामान्य लोगों से अधिक होती, अतः दोनों ही कथन जो हमारे प्रश्न में दिए गए हैं वह सही है। हम लोगों ने सही आंसर मार्क किया था ऑप्शन सी, यानी कि फर्स्ट और सेकेंड दोनों ही कथन हमारे जो प्रश्न में दिए गए थे वह बिल्कुल सही थे, ठीक है। चलिए दोस्तों, 2013 में पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे। हमारा सब्जेक्ट चल रहा था दोस्तों सामान्य विज्ञान। क्या है हमारा सब्जेक्ट चल रहा था दोस्तों सामान्य विज्ञान, और रसायन विज्ञान से संबंधित प्रश्नों को हम देख रहे थे, यानी कि केमिस्ट्री से संबंधित प्रश्नों को हम देख रहे थे और देखेंगे 2013 वर्ष में पूछे गए केमिस्ट्री के प्रश्नों को। ध्यानपूर्वक देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए देखें, पहला प्रश्न पढ़ेंगे 2013 में जो पूछा गया है। कह रहा है कि शर्करा उद्योग के उपोत्पाद की उपयोगिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन हमारे सही हैं। फिर ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, कह रहा है कि शर्करा उद्योग के उपोत्पाद की उपयोगिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन हमारे सही हैं। पहला पॉइंट पढ़ेंगे कि खोई को दोस्तों ऊर्जा उत्पादन के लिए जैव मात्रा ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता। क्या है, फिर देखिएगा कि खोई को ऊर्जा उत्पादन के लिए जैव मात्रा ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट पढ़िएगा कि दोस्तों हमारे सिरे को कृत्रिम रासायनिक उर्वरकों के उत्पादन के लिए एक भरण स्टॉक की तरह प्रयुक्त किया जा सकता। तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे कि सिरे को दोस्तों एथेनॉल उत्पादन के लिए प्रयुक्त किया जा सकता। कह रहा है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए, तो सही ऑप्शन मार्क करेंगे ऑप्शन सी। केवल फर्स्ट और थर्ड पॉइंट हमारा इस संदर्भ में सही दिया गया है। फिर देखिएगा, यानी कि दोस्तों खोई को ऊर्जा उत्पादन के लिए जैव मात्रा ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता। सेकेंड पॉइंट जो कह रहा है दोस्तों हमारा कि सिरे को कृत्रिम रासायनिक उर्वरकों के उत्पादन के लिए एक भरण स्टॉक की तरह प्रयुक्त किया जा सकता, तो यह पॉइंट हमारा गलत है। तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे कि सिरे को एथेनॉल उत्पादन के लिए प्रयुक्त किया जा सकता, तो यह भी पॉइंट हमारा सही है। यानी कि शर्करा उद्योग के उपोत्पाद की उपयोगिता के संदर्भ में फर्स्ट और थर्ड पॉइंट हमारे बिल्कुल सही दिए गए हैं, जबकि सेकंड पॉइंट हमारा इस संदर्भ में गलत दिया गया है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट हम एक बार और पढ़ लेंगे कि खोई को ऊर्जा उत्पादन के लिए जैव मात्रा ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता। थर्ड पॉइंट कह रहा है कि सिरे को एथेनॉल उत्पादन के लिए प्रयुक्त किया जा सकता। ऑप्शन सी हम लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर मार्क किया। और प्रश्न हमारा पूछ रहा था कि शर्करा उद्योग के उपोत्पाद की उपयोगिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन हमारे सही हैं। हम लोगों ने पूरी तरीके से प्रश्न की दोस्तों क्या है, जितनी भी हमारी इसकी डिटेल दी गई थी उसको ध्यानपूर्वक हम लोगों ने देख लिया। व्याख्या चलिए देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, ठीक है। चलिए व्याख्या पढ़ेंगे दोस्तों। क्या कह रहा है, कह रहा है कि शर्करा उद्योग के उपोत्पाद में खोई का प्रयोग ऊर्जा उत्पादन के लिए जैव मात्रा ईंधन के रूप में किया जाता है। फिर पढ़िएगा कि शर्करा उद्योग के उपोत्पाद में खोई का प्रयोग ऊर्जा उत्पादन के लिए जैव मात्रा ईंधन के रूप में किया जाता। पहला पॉइंट पढ़ेंगे दोस्तों, क्या कह रहा है देखिएगा, कह रहा है कि सिरा दोस्तों क्या है, एक द्रव्य है जो शर्करा उद्योग में सह उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। फिर देखिएगा, कह रहा है सिरा दोस्तों एक द्रव्य है जो शर्करा उद्योग में सह उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे कि सिरे का कृत्रिम रासायनिक उर्वरकों के उत्पादन में प्रयोग नहीं किया जाता। क्या है, सिरे का कृत्रिम रासायनिक उर्वरकों के उत्पादन में प्रयोग नहीं किया जाता। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िएगा कि सिरे का प्रयोग इथाइल दोस्तों एल्कोहल या एथेनॉल उत्पादन में भी किया जाता। क्या है, सिरे का प्रयोग इथाइल एल्कोहल या एथेनॉल उत्पादन में भी किया जाता। सिरे का प्रयोग इथाइल एल्कोहल या एथेनॉल उत्पादन में भी किया जाता। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे कि कुछ देशों में पेट्रोलियम के उत्पादन
उत्पादन में भी सीरे का प्रयोग किया जाता। क्या है? कुछ देशों में पेट्रोलियम के उत्पादन में भी सीरे का प्रयोग किया जाता। और नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे कि इसका प्रयोग दोस्तों प्रसंस्कृत तंबाकू के निर्माण तथा पशु चारे के रूप में भी होता है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। क्या है? कह रहा है कि इसका प्रयोग दोस्तों प्रसंस्कृत तंबाकू के निर्माण तथा पशु चारे के रूप में भी होता। अतः कथन 1 और 3 हमारे बिल्कुल सही हैं। चलिए 2012 में जो हमारे केमिस्ट्री से पूछे गए प्रश्न हैं उनकी तरफ ध्यानपूर्वक बढ़ेंगे, देखिएगा इंपॉर्टेंट है। चलिए पढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा है कि शरीर में श्वास अथवा खाने से पहुंचा सीसा यानी कि लेड स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। पेट्रोल में शीशे का योग प्रतिबंधित होने के बाद से अब शीशे की विषाक्तता उत्पन्न करने वाले स्रोत कौन कौन से हैं? फिर देखिएगा, कह रहा है कि शरीर में श्वास अथवा खाने से पहुंचा सीसा दोस्तों लेड स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। पेट्रोल में शीशे का योग प्रतिबंधित होने के बाद से अब शीशे की विषाक्तता उत्पन्न करने वाले स्रोत कौन कौन से हैं? ठीक है, तो पहला हमारा कह रहा है दोस्तों प्रगलन इकाइयां। क्या है? पहला हमारा कह रहा है दोस्तों प्रगलन इकाइयां, जो कि बिल्कुल सही दिया गया है। ठीक है, फिर कह रहा है दोस्तों हमारा पेन कलम और पेंसिलें, तो यह पॉइंट हमारा गलत है दोस्तों। ठीक है, फिर जो कह रहा है हमारा पेंट, तो यह भी पॉइंट हमारा सही दिया गया है। और जो चौथा पॉइंट कह रहा है कि केश तेल एवं प्रसाधन सामग्रियां, तो यह भी पॉइंट हमारा गलत दिया गया है। फिर पढ़ेंगे, कह रहा है कि शरीर में श्वास अथवा खाने से पहुंचा सीसा लेड स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। पेट्रोल में शीशे का योग प्रतिबंधित होने के बाद से अब शीशे की विषाक्तता उत्पन्न करने वाले स्रोत कौन कौन से हैं? तो याद रखेंगे दोस्तों हमारा केवल फर्स्ट और थर्ड पॉइंट इस प्रश्न के संदर्भ में सही दिया गया है, यानी कि प्रगलन इकाइयां और पेंट। ठीक है, जबकि दोस्तों जो सेकंड पॉइंट कह रहा है कि पेन और पेंसिलें, यह पॉइंट हमारा गलत है। और जो चौथा पॉइंट कह रहा है कि केश तेल एवं प्रसाधन सामग्रियां, यह भी पॉइंट हमारा गलत है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे दोस्तों, आगे के पॉइंट देखेंगे। इस प्रश्न की पहले व्याख्या देख लेंगे, फिर आगे के प्रश्नों की तरफ ध्यानपूर्वक हम बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका क्या ऑप्शन हम मार्क करेंगे, देखिएगा ध्यानपूर्वक। इसका जो सही ऑप्शन मार्क करेंगे वह दोस्तों ऑप्शन बी हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे, यानी कि फर्स्ट और थर्ड पॉइंट हमारा सही दिया गया है। ठीक है, व्याख्या इंपॉर्टेंट है। चलिए इस प्रश्न की व्याख्या हम देख लेते हैं। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए व्याख्या देखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए पढ़ते हैं। व्याख्या कह रहा है दोस्तों कि शीशे की विषाक्तता उत्पन्न करने वाले प्रमुख स्रोतों में शामिल है। क्या है? फिर देखिएगा, शीशे की विषाक्तता उत्पन्न करने वाले प्रमुख स्रोतों में शामिल है दोस्तों, याद रखें, प्रगलन इकाइयां, पेंट हैं दोस्तों, एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में टेट्रा इथाइल लेड बैटरी है, पाइप और सिंक नल है, बच्चों के रंगे हुए खिलौने हैं, कृत्रिम गहने हैं, बर्तन है, आईलाइनर है, काजल है, आदि है। फिर देखिएगा कि शीशे की विषाक्तता उत्पन्न करने वाले प्रमुख स्रोतों में शामिल है दोस्तों प्रगलन इकाइयां, पेंट, एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में टेट्रा इथाइल लेड बैटरी, पाइप और सिंक नल, बच्चों के रंगे हुए खिलौने, कृत्रिम गहने, बर्तन, आईलाइनर, काजल आदि। ठीक है, चलिए जो पॉइंट दिए गए हैं उसको भी देख लेंगे, देखेंगे ध्यानपूर्वक। कह रहा है कि शीशे की विषाक्तता दोस्तों बच्चों के शारीरिक व मानसिक विकास को अवरुद्ध करती और इससे बच्चों के दोस्तों क्या है, आईक्यू स्तर में कमी आती है। फिर देखिएगा कि शीशे की विषाक्तता दोस्तों बच्चों के शारीरिक व मानसिक विकास को अवरुद्ध करती और इससे बच्चों के आईक्यू स्तर में कमी आती है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे दोस्तों। कह रहा है कि गर्भावस्था के दौरान शीशे की विषाक्तता से दोस्तों गर्भपात की समस्या उत्पन्न होती तथा गर्भस्थ शिशु का विकास हमारा अवरोधित होता है। फिर देखिएगा कि गर्भावस्था के दौरान शीशे की विषाक्तता से दोस्तों गर्भपात की समस्या उत्पन्न होती तथा गर्भस्थ शिशु का क्या है दोस्तों, विकास अवरोधित होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे कि वयस्कों में इसके कारण उच्च रक्तचाप दोस्तों, पाचन संबंधी दोष, जनन क्षमता में ह्रास, याददाश्त और एकाग्रता में कमी जैसी समस्याएं देखी जाती हैं। फिर देखिएगा कि वयस्कों में इसके कारण दोस्तों उच्च रक्तचाप, पाचन संबंधी दोष, जनन क्षमता में ह्रास, याददाश्त और एकाग्रता में कमी जैसी समस्याएं देखी जाती हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न को हम लोगों ने पूरी अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया। चलिए दोस्तों 2012 में जो हमारा दूसरा प्रश्न पूछा गया है उसकी तरफ हम ध्यानपूर्वक देखेंगे। ठीक है, देखेंगे दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित तत्व समूहों में से कौन सा पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मूलतः उत्तरदायी था। फिर पढ़ेंगे, कह रहा दोस्तों हमारा कि निम्नलिखित तत्व समूहों में से कौन सा पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मूलतः उत्तरदायी था। तो सही ऑप्शन बिल्कुल मार्क करेंगे, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, फिर देखिएगा, कह रहा है हमारा कि निम्नलिखित तत्व समूहों में से कौन सा पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मूलतः उत्तरदायी था। तो याद रखिए कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। व्याख्या देखेंगे दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति व जीवन के विकास के लिए जिन 6 प्रमुख तत्वों की भूमिका होती है वे निम्न है। ठीक है, पहला है दोस्तों याद रखिए हमारा कार्बन, दूसरा है दोस्तों हाइड्रोजन जिसे हम H2 भी कहते हैं, तीसरा है हमारा नाइट्रोजन जिसे N2 कहेंगे, चौथा है दोस्तों ऑक्सीजन जिसे O2 कहेंगे, पांचवा है दोस्तों सल्फर और छठा है दोस्तों फास्फोरस। ठीक है, फिर देखिएगा इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखेंगे क्या कह
कह रहा है। ठीक है, देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित तत्व समूहों में से कौन सा पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मूलतः उत्तरदायी था। तो सही ऑप्शन बिल्कुल हम मार्क करेंगे दोस्तों, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। क्या है, फिर देखिएगा, निम्नलिखित तत्व समूहों में से कौन सा पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मूलतः उत्तरदायी था। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। ठीक है, व्याख्या कह रहा है कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति व जीवन के विकास के लिए जिन 6 प्रमुख तत्वों की भूमिका होती है वे निम्न है। पहला कह रहा है दोस्तों हमारा कार्बन, दूसरा कह रहा है हाइड्रोजन जिसे हम H2 भी कहेंगे, तीसरा कह रहा है नाइट्रोजन जिसे N2 भी कहेंगे, चौथा कह रहा है ऑक्सीजन जिसे O2 भी कहेंगे, पांचवा है दोस्तों सल्फर और छठा है दोस्तों हमारा फास्फोरस। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, ध्यानपूर्वक याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। प्रश्न हमारा कह रहा था कि निम्नलिखित तत्व समूहों में से कौन सा पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मूलतः उत्तरदायी था। तो याद रखिए ऑप्शन बी, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन हमारा बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए 2012 में पूछे गए तीसरे प्रश्न की तरफ ध्यानपूर्वक बढ़ेंगे, देखिएगा इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं दोस्तों क्या कह रहा है हमारा तीसरा प्रश्न। ठीक है, जो कि 2012 में पूछा गया था। चलिए पढ़ेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए दोस्तों, विचार कीजिए। कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन दोस्तों जो ओजोन हरासक पदार्थों के रूप में चर्चित है उसका प्रयोग। फिर देखिएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो ओजोन हरासक पदार्थों के रूप में चर्चित है उसका प्रयोग। तो पहला पॉइंट पढ़ेंगे दोस्तों, क्या है हमारा, सुगठ्य फोम के निर्माण में होता है। क्या है, सुगठ्य फोम के निर्माण में होता है। ठीक है, दूसरा कह रहा है दोस्तों ट्यूबलेस टायरों के निर्माण में होता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट कह रहा है कि कुछ विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक अवयवों की सफाई करने में होता है, और चौथा कह रहा है कि एरोसॉल कैन में दाबकारी एजेंट के रूप में होता है। फिर पढ़ेंगे, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो ओजोन हरासक पदार्थों के रूप में चर्चित है उसका प्रयोग दोस्तों, पहला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है कि सुगठ्य फोम के निर्माण में होता है। क्या है, सुगठ्य फोम के निर्माण में होता। दूसरा कह रहा है कि ट्यूबलेस टायरों के निर्माण में होता। तीसरा कह रहा है कि कुछ विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक अवयवों की सफाई करने में होता, और चौथा कह रहा है दोस्तों कि एरोसॉल कैन में दाबकारी एजेंट के रूप में होता है। कह रहा है कि उपर्युक्त में से कौन से कथन हमारे सही हैं। तो सही ऑप्शन बिल्कुल मार्क करेंगे दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन सी, यानी कि फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ पॉइंट इस संदर्भ में बिल्कुल हमारे सही दिए गए हैं। देखेंगे, कह रहा है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो ओजोन हरासक पदार्थों के रूप में चर्चित है उसका प्रयोग दोस्तों सुगठ्य फोम के निर्माण में होता है। यह पॉइंट हमारा बिल्कुल सही दिया गया है, सुगठ्य फोम के निर्माण में होता है। ठीक है, फिर दोस्तों हमारा जो कह रहा है सेकंड पॉइंट की ट्यूबलेस टायरों के निर्माण में होता है, तो यह पॉइंट हमारा बिल्कुल गलत दिया गया है। थर्ड पॉइंट जो कह रहा है दोस्तों क्या कि कुछ विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक अवयवों की सफाई करने में होता। क्या है, कुछ विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक अवयवों की सफाई करने में होता, तो यह पॉइंट हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, चौथा पॉइंट कह रहा है कि एरोसॉल कैन में दाबकारी एजेंट के रूप में होता है, तो यह भी पॉइंट हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, तीनों पॉइंट फिर पढ़ेंगे कि सुगठ्य फोम के निर्माण में होता है दोस्तों, कुछ विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक अवयवों की सफाई करने में होता, और चौथा एरोसॉल कैन में दाबकारी एजेंट के रूप में होता है। तो सही ऑप्शन हम लोगों ने मार्क किया ऑप्शन सी, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए इसकी व्याख्या जो दी गई है उसको पढ़ेंगे। कह रहा दोस्तों हमारा कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक कार्बनिक पदार्थ है जो कार्बन, क्लोरीन और फ्लोरीन से मिलकर बना होता है। फिर देखिएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक कार्बनिक पदार्थ है जो कार्बन, क्लोरीन और फ्लोरीन से बना होता है। क्या है, जो कार्बन, क्लोरीन और फ्लोरीन से बना होता। ठीक है, कह रहा है कि यह एक अज्वलनशील गैस है, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन सामान्यतः दोस्तों अपने ब्रांड फ्रेयॉन के नाम से जाना जाता है। फिर देखिएगा कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन दोस्तों क्या है, एक कार्बनिक पदार्थ है जो कार्बन, क्लोरीन और फ्लोरीन से मिलकर बना होता है। क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक कार्बनिक पदार्थ है जो कार्बन, क्लोरीन और फ्लोरीन से मिलकर बना होता है। यह एक अज्वलनशील गैस है, और याद रखें कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन दोस्तों सामान्यतः अपने ब्रांड फ्रेयॉन के नाम से दोस्तों क्या है हमारा जाना जाता है। चलिए इसकी आगे भी कुछ व्याख्या दी गई है, उसको भी हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। देखिएगा, सारे प्रश्नों की जो व्याख्या दी गई है वह आगामी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, इसलिए सारे प्रश्नों की व्याख्या आप लोग ध्यानपूर्वक देखते चलेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिएगा क्या दिया गया है, इसकी व्याख्या ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, चलिए देखें, पढ़ेंगे दोस्तों ध्यानपूर्वक क्या दिया गया है। कह रहा दोस्तों हमारा CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, सुगठ्य फोम के निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक अवयवों की सफाई, ड्राई क्लीनिंग, प्रोपेलेंट, एरोसॉल तथा स्प्रे आदि में होता है। फिर पढ़िएगा क्या कह रहा है। कह रहा दोस्तों हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन, क्या है, कह रहा है रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, सुगठ्य फोम के निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक अवयवों की सफाई, ठीक है, ड्राई क्लीनिंग, प्रोपेलेंट, एरोसॉल तथा स्प्रे आदि में होता है। फिर देखिएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, ठीक है, सुगठ्य फोम के निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक अवयवों की सफाई, ड्राई क्लीनिंग, प्रोपेलेंट, एरोसॉल तथा स्प्रे आदि में होता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे दोस्तों क्या दिया गया है, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। कह रहा है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन दोस्तों ओजोन हरासक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। ठीक है, कह रहा है कि वस्तुतः हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन से सूर्य के प्रकाश की
उपस्थिति में मुक्त क्लोरीन परमाणु उत्पन्न होता, या मुक्त क्लोरीन परमाणु दोस्तों ऊपरी वायुमंडल में काफी दीर्घजीवी होता है और वहां ओजोन के ऑक्सीजन में बदलाव में उत्प्रेरक का कार्य करता, इससे दोस्तों समताप मंडल में ओजोन परत का क्षय होता है। फिर पढ़िएगा कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन दोस्तों ओजोन हरासक पदार्थ के रूप में कार्य करता। वस्तुतः दोस्तों क्लोरोफ्लोरोकार्बन से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में मुक्त क्लोरीन परमाणु यानी कि दोस्तों नास्केंट क्लोरीन उत्पन्न होता है और यह मुक्त क्लोरीन परमाणु ऊपरी वायुमंडल में काफी दीर्घजीवी होता है और वहां ओजोन के ऑक्सीजन में बदलाव में उत्प्रेरक का कार्य करता है, इससे समताप मंडल में ओजोन परत का क्षय होता है। ठीक है, फिर देखिएगा दोस्तों कह रहा है हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन 12 यानी कि CF2Cl2 लगभग 139 वर्ष तक तथा दोस्तों CFC11 यानी कि CFCl3 लगभग 77 वर्षों तक कार्यरत रहता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। फिर देखिएगा क्या कह रहा है CFC12 जिसे हम कहते हैं दोस्तों CF2Cl2 लगभग 139 वर्ष तक तथा CFC11 जिसे दोस्तों CFCl3 कहेंगे लगभग 77 वर्षों तक कार्यरत रहता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। कह रहा है कि CFC के ओजोन परत पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभाव के कारण वर्ष 1987 के मॉन्ट्रियल समझौते द्वारा CFC तथा अन्य ओजोन क्षयकारी पदार्थों के प्रयोग को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया। ठीक है, फिर देखिएगा कह रहा है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन की ओजोन परत पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभाव के कारण वर्ष 1987 के मॉन्ट्रियल समझौते द्वारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन तथा अन्य ओजोन क्षयकारी पदार्थों के प्रयोग को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया। अतः कथन 1, 3 और 4 हमारे बिल्कुल सत्य हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे। अब हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट होता है दोस्तों, वह है जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी से संबंधित प्रश्नों को अब हम देखेंगे। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। भौतिकी और रसायन विज्ञान को हम लोगों ने पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया। अब बढ़ेंगे दोस्तों हमारे नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ, वह है हमारा जीव विज्ञान और सब्जेक्ट देख रहे थे हम जनरल साइंस से संबंधित प्रश्नों को देख रहे थे, यानी कि सामान्य विज्ञान के तहत हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा दोस्तों बायो। चलिए 2023 में जो पूछा गया प्रश्न है उसको हम ध्यानपूर्वक बढ़ेंगे दोस्तों। इस श्रृंखला में हम 2023 से लेकर 2011 तक के प्रश्नों को कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए ध्यानपूर्वक देखें। पहला पॉइंट कह रहा है दोस्तों हमारा प्रश्न जो पूछा गया है कि वोल्वेचिया पद्धति का कभी कभी निम्नलिखित में से किस एक के संदर्भ में उल्लेख होता है। फिर देखिएगा कह रहा है कि वोल्वेचिया पद्धति का कभी कभी निम्नलिखित में से किस एक के संदर्भ में उल्लेख होता है। तो सही आंसर बिल्कुल मार्क करेंगे, मच्छरों से होने वाले विषाणु रोगों के प्रसार को नियंत्रित करना। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, फिर पढ़ेंगे क्या कह रहा है कि वोल्वेचिया पद्धति का कभी कभी निम्नलिखित में से किस एक के संदर्भ में उल्लेख होता है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, मच्छरों से होने वाले विषाणु रोगों के प्रसारों को नियंत्रित करना। ठीक है, फिर देखिएगा कि वोल्वेचिया पद्धति का कभी कभी निम्नलिखित में से किस एक संदर्भ में उल्लेख होता। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, मच्छरों से होने वाले विषाणु रोगों के प्रसार को नियंत्रित करना। चलिए व्याख्या इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक इसकी व्याख्या दोस्तों हम देखेंगे। चलिए व्याख्या इसकी हम देखते हैं। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखते रहिए, सारे प्रश्न हमारी आगामी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए व्याख्या देखेंगे क्या कह रहा है। पहला पॉइंट ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। कह रहा दोस्तों वोल्वेचिया कुछ मच्छरों सहित लगभग 60% कीट प्रजातियों में मौजूद क्या है, प्राकृतिक बैक्टीरिया है। फिर देखिएगा कह रहा है कि वोल्वेचिया दोस्तों कुछ मच्छरों सहित लगभग 60% कीट प्रजातियों में मौजूद प्राकृतिक बैक्टीरिया है और वोल्वेचिया बैक्टीरिया लोगों या जानवरों उदाहरण के लिए मछली, पक्षी, पालतू जानवर को संक्रमित नहीं कर सकता। फिर देखिएगा कह रहा है कि वोल्वेचिया कुछ मच्छरों सहित दोस्तों लगभग 60% कीट प्रजातियों में मौजूद हमारी प्राकृतिक बैक्टीरिया है। वोल्वेचिया दोस्तों बैक्टीरिया लोगों या जानवरों उदाहरण के लिए दोस्तों मछली, पक्षी, पालतू जानवर को संक्रमित नहीं कर सकता। फिर देखिएगा कह रहा है कि कई सालों से वैज्ञानिक वोल्वेचिया का अध्ययन कर रहे और मानव में संक्रमित वायरस फैलाने वाले मच्छरों को संभावित रूप से नियंत्रित करने के लिए इसका उपयोग करने के तरीकों की तलाश कर रहे हैं। फिर देखिएगा कई सालों से वैज्ञानिक वोल्वेचिया का अध्ययन कर रहे और मानव से क्या है, मानव में संक्रमित वायरस फैलाने वाले मच्छरों को संभावित रूप से नियंत्रित करने के लिए इसका उपयोग करने के तरीकों की तलाश कर रहे। ठीक है, फिर पढ़ेंगे कि कई सालों से वैज्ञानिक वोल्वेचिया का अध्ययन कर रहे और मानव में संक्रमित वायरस फैलाने वाले मच्छरों को संभावित रूप से नियंत्रित करने के लिए इसका उपयोग करने के तरीकों की तलाश कर रहे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। कह रहा है कि वोल्वेचिया विधि से संबंधित विश्व मच्छर कार्यक्रम के बारे में हम पढ़ेंगे क्या है। फिर देखिएगा वोल्वेचिया विधि से संबंधित विश्व मच्छर कार्यक्रम। ठीक है, पहला पॉइंट पढ़ेंगे। कह रहा है हमारा क्या है दोस्तों, WMP की क्या है फील्ड टीमें नर और मादा एडीज इजिप्टी मच्छरों को वोल्वेचिया के साथ कई सप्ताह तक वातावरण में प्रसारित करती हैं। ये मच्छर तब प्राकृतिक रूप से उपलब्ध मच्छरों के साथ प्रजनन करते हैं। इसके साथ ही वोल्वेचिया वाले मच्छरों का प्रतिशत उच्च बना रहता है। फिर देखिएगा कि WMP की फील्ड टीमें दोस्तों नर और मादा एडीज इजिप्टी मच्छरों को वोल्वेचिया के साथ कई सप्ताह तक वातावरण में प्रसारित करती हैं। ठीक है, मच्छर तब तक प्राकृतिक रूप से उपलब्ध मच्छरों के साथ प्रजनन करते हैं और इसके साथ ही वोल्वेचिया वाले मच्छरों का प्रतिशत उच्च बना रहता है। ठीक है, फिर देखिएगा कि WMP की फील्ड टीमें नर और मादा एडीज इजिप्टी मच्छरों को वोल्वेचिया
वोल्वेचिया के साथ कई सप्ताह तक वातावरण में प्रसारित करती। ये मच्छर तब प्राकृतिक रूप से उपलब्ध मच्छरों के साथ प्रजनन करते। इसके साथ ही वोल्वेचिया वाले मच्छरों का प्रतिशत उच्च बना रहता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए कुछ और इस प्रश्न की व्याख्या दी गई है, उसको हम ध्यानपूर्वक आगे देख लेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, देखते रहिए। सारे प्रश्न की व्याख्या दोस्तों हमारी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए देखते हैं क्या दिया गया है, इंपॉर्टेंट है, पढ़ेंगे। देखिए कह रहा दोस्तों हमारा, देखिएगा यहाँ पे क्या है, कह रहा है हमारा कि वोल्वेचिया वाले मच्छरों द्वारा लोगों में वायरस को प्रसारित करने की क्षमता कम होती है, जिससे जीका, डेंगू और चिकनगुनिया का खतरा कम हो जाता है। फिर देखिएगा क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। देखिएगा कह रहा है हमारा कि वोल्वेचिया वाले मच्छरों द्वारा लोगों में वायरस को प्रसारित करने की क्षमता क्या है, कम होती है। वोल्वेचिया वाले मच्छरों द्वारा लोगों में वायरस को प्रसारित करने की क्षमता कम होती, जिससे जीका, डेंगू और चिकनगुनिया का खतरा कम हो जाता है। अतः विकल्प ए हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए दोस्तों 2023 में पूछे गए दूसरे प्रश्न की तरफ ध्यानपूर्वक बढ़ेंगे। देखेंगे दूसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। चलिए देखेंगे 2023 में जो पूछा गया हमारा दूसरा प्रश्न है, उसको हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। कह रहा दोस्तों हमारा क्या है, एरियल मेटाजीनोमिक्स निम्नलिखित में से किस एक स्थिति को सबसे सही निर्दिष्ट करता है। फिर देखिएगा, एरियल मेटाजीनोमिक्स निम्नलिखित में से किस एक स्थिति को सबसे सही निर्दिष्ट करता, तो बिल्कुल सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन ए, यानी कि किसी पर्यावरण में दोस्तों क्या है, यानी कि फिर से पढ़ेंगे, किसी पर्यावास में दोस्तों वायु से डीएनए प्रतिदर्शों को एक बार में एकत्र करना। फिर देखिएगा, एरियल मेटाजीनोमिक्स निम्नलिखित में से किस एक स्थिति को सबसे सही निर्दिष्ट करता, तो किसी पर्यावास में वायु से डीएनए प्रतिदर्शों को एक बार में एकत्र करना। क्या है, किसी पर्यावास में वायु से डीएनए प्रतिदर्शों को एक बार में एकत्र करना। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। व्याख्या इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों व्याख्या इसकी हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिएगा व्याख्या क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। चलिए देखें, कह रहा दोस्तों हमारा पहला पॉइंट पढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक देखिएगा कि मेटाजीनोमिक्स का आशय है दोस्तों सभी जीवों, आमतौर पर रोगाणुओं से काफी बड़ी मात्रा में पृथक किए गए संपूर्ण न्यूक्लियोटाइड अनुक्रमों की संरचना और कार्य का दोस्तों अध्ययन करना है। ठीक है, फिर देखिएगा क्या कह रहा है, कह रहा हमारा कि मेटाजीनोमिक्स का आशय है दोस्तों सभी जीवों, आमतौर पर रोगाणुओं से काफी बड़ी मात्रा में पृथक किए गए संपूर्ण न्यूक्लियोटाइड अनुक्रमों की संरचना और कार्य का दोस्तों अध्ययन करना है। फिर से पढ़ेंगे कि मेटाजीनोमिक्स का आशय दोस्तों सभी जीवों, आमतौर पर रोगाणुओं से काफी बड़ी मात्रा में पृथक किए गए संपूर्ण न्यूक्लियोटाइड अनुक्रमों की संरचना और कार्य का दोस्तों अध्ययन करना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि मेटाजीनोमिक्स का उपयोग दोस्तों अक्सर सूक्ष्म जीवों, यानी कि दोस्तों मानव त्वचा, मृदा या जल में पाए जाने वाले के विशिष्ट समुदाय का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। फिर देखिएगा कि मेटाजीनोमिक्स का उपयोग दोस्तों अक्सर सूक्ष्म जीवों, यानी कि दोस्तों मानव त्वचा, मृदा या जल में पाए जाने वाले के विशिष्ट समुदाय का अध्ययन करने के लिए किया जाता। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, कह रहा है कि एरियल मेटाजीनोमिक्स एक ऐसा वैज्ञानिक क्षेत्र है जिसमें वायु में मौजूद आनुवांशिक पदार्थों, विशेष रूप से पर्यावास में निलंबित सूक्ष्म जीवों के डीएनए और आरएनए का अध्ययन करना शामिल है। फिर देखिएगा कि एरियल मेटाजीनोमिक्स एक ऐसा वैज्ञानिक क्षेत्र है जिसमें वायु में मौजूद आनुवांशिक पदार्थों, विशेष रूप से दोस्तों पर्यावास में निलंबित सूक्ष्म जीवों के डीएनए और आरएनए का अध्ययन करना शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, कह रहा है कि यह आउटडोर वायु, इंडोर वायु और वायु जनित कणों जैसे विभिन्न वातावरणों से एकत्र किए गए वायु के नमूनों में पाए जाने वाले माइक्रोबियल जीवों या माइक्रोबायोम के विश्लेषण पर केंद्रित है। ठीक है, फिर देखिएगा, यह आउटडोर वायु, इंडोर वायु और वायु जनित कणों जैसे विभिन्न वातावरणों से एकत्र किए गए वायु के नमूनों में पाए जाने वाले माइक्रोबियल जीवों या माइक्रोबायोम के विश्लेषण पर केंद्रित है। ठीक है, अतः विकल्प ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। फिर देखिएगा, यह आउटडोर वायु, इंडोर वायु और वायु जनित कणों जैसे विभिन्न वातावरणों से एकत्र किए गए वायु के नमूनों में पाए जाने वाले माइक्रोबियल जीवों या माइक्रोबायोम के विश्लेषण पर केंद्रित है। अतः विकल्प ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ेंगे 2023 में पूछे गए तीसरे प्रश्न की तरफ। सारे प्रश्न हमारे आगामी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, इसलिए सारे प्रश्नों को आप लोग ध्यानपूर्वक देखते चलिए। ठीक है, कह रहा दोस्तों हमारा माइक्रो सैटेलाइट डीएनए निम्नलिखित में से किस एक मामले में प्रयोग किया जाता। ठीक है, फिर देखिएगा, कह रहा है कि माइक्रो सैटेलाइट डीएनए निम्नलिखित में से किस एक मामले में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसमें सही उत्तर दोस्तों ए भी दिया गया है और डी भी दिया गया है। यहां देखिएगा, ए भी दिया गया है और डी भी दिया गया है। ठीक है, तो दोनों हम देख लेंगे। पहला हमारा कह रहा है दोस्तों क्या, ये कह रहा है कि प्राणी जात की विभिन्न जातियों के बीच विकासपरक संबंधों का अध्ययन करना। क्या है, प्राणी जात की विभिन्न जातियों के बीच विकासपरक संबंधों का अध्ययन करना। और ऑप्शन डी कह रहा है दोस्तों कि किसी समष्टि में श्रृंखलाबद्ध औषध परीक्षण कर औषधों की प्रभावकारिता का आकलन करना। ठीक है, फिर पढ़ेंगे, कह रहा है कि माइक्रो सैटेलाइट डीएनए निम्नलिखित में से किस एक मामले में प्रयोग किया जाता। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि प्राणी जात की विभिन्न जातियों के बीच विकासपरक संबंधों का अध्ययन करना। और ऑप्शन डी कह रहा है कि किसी समष्टि में श्रृंखलाबद्ध औषध परीक्षण कर औषधों की प्रभावकारिता का आकलन करना। ठीक है,
फिर से पढ़ेंगे, कह रहा है कि माइक्रो सैटेलाइट डीएनए निम्नलिखित में से किस एक मामले में प्रयोग किया जाता। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि प्राणी जात की विभिन्न जातियों के बीच विकासपरक संबंधों का अध्ययन करना, और ऑप्शन डी कह रहा है कि किसी समष्टि में श्रृंखलाबद्ध औषध परीक्षण कर औषधों की प्रभावकारिता का आकलन करना। क्योंकि दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन ए भी दिया गया है, ऑप्शन डी भी दिया गया है, जिसको हम लोगों ने पूरी अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया है और पढ़ लिया है। चलिए इसकी व्याख्या भी देखेंगे, व्याख्या इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों इसकी आगे की देखते हैं, इस प्रश्न की व्याख्या क्या दी गई है। और दोस्तों यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें दोस्तों, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, और ऐसे ही दोस्तों लगातार पढ़ते रहें। हमारे चैनल की तरफ से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की आपको पूरी कोशिश की जाएगी। दोस्तों परीक्षाएं निकट हैं, इसलिए लगातार दोस्तों PYQ आप सॉल्व करते रहें। चलिए दोस्तों आगे देखेंगे इस प्रश्न की व्याख्या क्या दी गई है, इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखते रहें। चलिए व्याख्या हम देखेंगे। चलिए दोस्तों व्याख्या ध्यानपूर्वक देखेंगे, देखिएगा व्याख्या हमारी इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों देखेंगे क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, ठीक है। चलिए देखें, चलिए दोस्तों व्याख्या पढ़ेंगे। पहला पॉइंट जो कह रहा है वह है हमारा माइक्रो सैटेलाइट। क्या है दोस्तों, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। कह रहा है कि माइक्रो सैटेलाइट जीनोमिक्स से संबंधित है, ठीक है। फिर देखिएगा, कह रहा है कि माइक्रो सैटेलाइट दोस्तों हमारा क्या है, जीनोमिक्स से संबंधित है, जो कि डीएनए के एक छोटे खंड को संदर्भित करता, आमतौर पर दोस्तों लंबाई में 1 से 6 या अधिक क्षार युग्मों बेस पेयर, जिनका एक विशेष जीनोमिक स्थान पर कई बार अनुक्रमण होता है। फिर देखिएगा, कह रहा है कि माइक्रो सैटेलाइट दोस्तों क्या है, हमारा जीनोमिक्स से संबंधित है, जो कि डीएनए के एक छोटे खंड को संदर्भित करता है। कह रहा है कि आमतौर पर लंबाई में 1 से 6 या अधिक क्षार युग्मों क्या है, बेस पेयर, जिनका एक विशेष जीनोमिक स्थान पर कई बार अनुक्रमण होता है। फिर देखिएगा कि माइक्रो सैटेलाइट जीनोमिक्स से संबंधित है, जो कि डीएनए के एक छोटे खंड को संदर्भित करता, ठीक है। आमतौर पर दोस्तों लंबाई में 1 से 6 या अधिक क्षार युग्मों बेस पेयर, जिनका एक विशेष जीनोमिक स्थान पर कई बार अनुक्रमण होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, कह रहा है कि ये डीएनए अनुक्रमण आमतौर पर दोस्तों क्या है, गैर कोडित होते हैं। क्या है, फिर देखिएगा, ये डीएनए अनुक्रम आमतौर पर दोस्तों गैर कोडित होते हैं। फिर देखिएगा, ये डीएनए अनुक्रम आमतौर पर गैर कोडित होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे कि कह रहा है कि ये रोग की व्यापकता, दुर्लभ रोगों से संबंधित नए जीनों की खोज, उन्नत नैदानिक विधियों और इन बीमारियों के लिए नवीन औषधियों के विकास में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करने में उपयोगी है, ठीक है। फिर देखिएगा कि ये रोग की व्यापकता, दुर्लभ रोगों से संबंधित नए जीनों की खोज, उन्नत नैदानिक विधियों और इन बीमारियों के लिए नवीन औषधियों के विकास में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करने में उपयोगी हैं। अतः विकल्प ए एवं डी दोनों ही हमारे सही होंगे, जिसको हम लोगों ने पूरी अच्छी तरीके से कवर कर लिया है। चलिए 2023 में पूछे गए चौथे प्रश्न को हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, देखेंगे क्या कह रहा है। देखिए, कह रहा दोस्तों एनीमिया मुक्त भारत रणनीति के अंतर्गत की जा रही व्यवस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए दोस्तों, विचार कीजिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, चलिए पढ़ेंगे, ठीक है। भारत सरकार का हमारा एक इंपॉर्टेंट कार्यक्रम है, देखेंगे, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। चलिए देखें, कह रहा है दोस्तों कि एनीमिया मुक्त भारत रणनीति के अंतर्गत की जा रही व्यवस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट पढ़ेंगे ध्यानपूर्वक, क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों कि इसमें स्कूल जाने से पूर्व के प्री स्कूल बच्चों, किशोरों और गर्भवती महिलाओं के लिए रोग निरोधक कैल्शियम पूरकता प्रदान की जाती है। फिर देखिएगा कि एनीमिया मुक्त भारत रणनीति के अंतर्गत की जा रही व्यवस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला पॉइंट जो कह रहा है कि इसमें स्कूल जाने से पूर्व के यानी कि प्री स्कूल बच्चों, किशोरों और गर्भवती महिलाओं के लिए रोग निरोधक कैल्शियम पूरकता प्रदान की जाती है। सेकेंड पॉइंट पढ़ेंगे कि इसमें शिशु जन्म के समय देरी से रज्जु बंद करने के लिए अभियान चलाया जाता है। क्या है, कह रहा है कि इसमें शिशु जन्म के समय देरी से रज्जु बंद करने के लिए अभियान चलाया जाता। थर्ड पॉइंट कह रहा है, देखेंगे ध्यानपूर्वक, कि इसमें बच्चों और किशोरों की निर्धारित अवधियों पर कृमि मुक्त क्या है दोस्तों, मुक्ति की जाती है। फिर देखिएगा, इसमें बच्चों और किशोरों की निर्धारित अवधियों पर कृमि मुक्ति की जाती है। और चौथा पॉइंट कह रहा है, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, कि इससे क्या है, इसमें दोस्तों मलेरिया, हीमो ग्लोबोबिनोपैथी और फ्लोरोसिस पर विशेष ध्यान देने के साथ स्थानिक बस्तियों में एनीमिया के गैर पोषण कारणों की ओर ध्यान दिलाना शामिल है, ठीक है। कह रहा है कि उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं, तो सही ऑप्शन बिल्कुल मार्क करेंगे, केवल 3, ठीक है। सही ऑप्शन मार्क करेंगे, केवल 3। और फिर से एक बार और प्रश्न पढ़ेंगे, कह रहा है कि एनीमिया मुक्त भारत रणनीति के अंतर्गत की जा रही व्यवस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए, विचार कीजिए। पहला पॉइंट पढ़ेंगे कि इसमें स्कूल जाने से पूर्व के प्री स्कूल बच्चों, किशोरों और गर्भवती महिलाओं के लिए रोग निरोधक
कैल्शियम पूरकता प्रदान की जाती है। फिर सेकेंड पॉइंट पढ़ेंगे कि इसमें दोस्तों शिशु जन्म के समय क्या है, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, कह रहा है जो कि दोस्तों हमारा कह रहा है इसमें शिशु जन्म के समय देरी से रज्जु बंद करने के लिए अभियान चलाया जाता। तीसरा कह रहा है कि इसमें बच्चों और किशोरों के निर्धारित अवधियों पर कृमि मुक्ति की जाती है। और चौथा कह रहा है दोस्तों कि इसमें मलेरिया, ठीक है, क्या है, चौथा कह रहा है हमारा कि इसमें मलेरिया, हीमोग्लोबिनोपैथी और फ्लूरोसिस पर विशेष ध्यान देने के साथ स्थानिक बस्तियों में एनीमिया के गैर पोषण कारणों की ओर ध्यान दिलाना शामिल है। तो इसमें जो गलत पॉइंट दिया गया है दोस्तों वह है हमारा पहला, बाकी के 2, 3 और 4 पॉइंट हमारे बिल्कुल इस संदर्भ में सही दिए गए हैं। ठीक है, जो पहला पॉइंट कह रहा है कि इसमें स्कूल जाने से पूर्व के प्री स्कूल बच्चों, किशोरों और गर्भवती महिलाओं के लिए रोग निरोधक कैल्शियम पूरकता प्रदान की जाती, तो यह पॉइंट हमारा बिल्कुल गलत है। जबकि सेकेंड पॉइंट जो कह रहा है कि इसमें शिशु जन्म के समय देरी से रज्जु बंद करने के लिए अभियान चलाया जाता, यह पॉइंट हमारा बिल्कुल सही है। थर्ड पॉइंट कह रहा है कि इसमें बच्चों और किशोरों की निर्धारित अवधियों पर कृमि मुक्ति की जाती है, तो यह भी पॉइंट हमारा सही है। और जो चौथा पॉइंट कह रहा है कि इसमें मलेरिया, हीमोग्लोबिनोपैथी और फ्लोरोसिस पर विशेष ध्यान देने के साथ स्थानिक बस्तियों में एनीमिया के गैर पोषण कारणों की ओर ध्यान दिलाना शामिल है, तो यह भी पॉइंट हमारा बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे, केवल 3 कथन हमारे इसमें सही दिए गए हैं। चलिए, व्याख्या इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए, पहला पॉइंट जो पढ़ेंगे इसमें देखेंगे दोस्तों क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक कह रहा है कि एनीमिया यानी कि रक्ताल्पता मुक्त भारत के हस्तक्षेप। ठीक है, पहला पॉइंट पढ़ेंगे, कह रहा दोस्तों इसमें रोग निरोधी कैल्शियम पूरकता नहीं बल्कि क्या है, प्रोफिलैक्टिक आयरन और फॉलिक एसिड पूरकता बच्चों, किशोरों एवं प्रजनन आयु की महिलाओं तथा गर्भवती महिलाओं को एनीमिया के बावजूद प्रदान की जाती है, अतः कथन 1 हमारा सही नहीं है। फिर देखिएगा, इसमें दोस्तों रोग निरोधी कैल्शियम पूरकता नहीं बल्कि दोस्तों प्रोफिलैक्टिक आयरन और फॉलिक एसिड पूरकता बच्चों, किशोरों एवं प्रजनन आयु की महिलाओं तथा गर्भवती महिलाओं को एनीमिया के बावजूद प्रदान की जाती है, अतः कथन 1 हमारा सही नहीं है। फिर पढ़ेंगे आगे क्या कह रहा है, कह रहा दोस्तों शिशु और छोटे बच्चों का उपयुक्त आहार क्या है दोस्तों, कह रहा है कि शिशु और छोटे बच्चों का उपयुक्त उपहार क्या है। फिर देखिएगा, शिशु और छोटे बच्चों का उपयुक्त आहार 6 महीने और उससे अधिक उम्र के बच्चों हेतु पर्याप्त एवं आयु उपयुक्त पूरक खाद्य पदार्थ प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करता है। फिर देखिएगा, शिशु और छोटे बच्चों का उपयुक्त आहार 6 महीने और उससे अधिक उम्र के बच्चों हेतु पर्याप्त एवं आयु उपयुक्त पूरक खाद्य पदार्थ प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करता है। फिर पढ़ेंगे कि शिशु और छोटे बच्चों का उपयुक्त आहार 6 महीने और उससे अधिक उम्र के बच्चों हेतु पर्याप्त एवं आयु उपयुक्त पूरक खाद्य पदार्थ प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करता है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे कि अपने आहार में विविधता लाकर भोजन की मात्रा एवं आवृत्ति में वृद्धि करना, साथ ही खाद्य पदार्थों में आयरन युक्त, प्रोटीन युक्त तथा विटामिन सी युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन बढ़ाना। फिर देखिएगा, अपने आहार में विविधता लाकर भोजन की मात्रा एवं आवृत्ति में वृद्धि करना, साथ ही खाद्य पदार्थों में आयरन युक्त, प्रोटीन युक्त तथा विटामिन सी युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन बढ़ाना। ठीक है, फिर देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, कह रहा दोस्तों कि सभी स्वास्थ्य सुविधाओं के जन्मों में विलंबित कार्ड क्लैंपिंग। फिर देखिएगा, सभी स्वास्थ्य सुविधाओं के जन्मों में विलंबित कार्ड क्लैंपिंग यानी कि रक्त के प्रवाह को रोकना, कम से कम 3 मिनट या रज्जु स्पंदन बंद होने तक को बढ़ावा देना, इसके बाद प्रसव के 1 घंटे के भीतर प्रारंभिक स्तनपान कराने पर जोर देना, अतः कथन 2 हमारा बिल्कुल सही है। फिर देखिएगा कि सभी स्वास्थ्य सुविधाओं के जन्मों में विलंबित कार्ड क्लैंपिंग यानी कि रक्त के प्रवाह को रोकना, कम से कम 3 मिनट या रज्जु स्पंदन बंद होने तक को बढ़ावा देना, इसके बाद प्रसव के 1 घंटे के भीतर प्रारंभिक स्तनपान कराने पर जोर देना, अतः कथन 2 भी हमारा बिल्कुल सही है। चलिए, इस प्रश्न की कुछ और व्याख्या दी गई है, उसको भी हम ध्यानपूर्वक कवर कर लेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए देखेंगे क्या दिया गया है, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, व्याख्या हमारी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए देखेंगे क्या दिया गया है, ध्यानपूर्वक देखते रहिए। चलिए देखेंगे दोस्तों, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। ठीक है, चलिए व्याख्या इसकी देख लेते हैं। कह रहा है हमारा नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा है हमारा कि राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस क्या है, कह रहा है राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस यानी कि दोस्तों नेशनल डिवॉर्मिंग डे। ठीक है, कार्यक्रम के तहत प्रत्येक वर्ष 1 से 19 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों हेतु द्विवार्षिक सामूहिक कृमि नियंत्रण किया जाता, अतः कथन 3 भी हमारा सही है। फिर देखिएगा, कह रहा है कि राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस यानी कि दोस्तों नेशनल डिवॉर्मिंग डे एनडीडी कार्यक्रम के तहत प्रत्येक वर्ष 1 से 19 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों हेतु द्विवार्षिक सामूहिक कृमि नियंत्रण किया जाता, अतः कथन 3 भी हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट भी पढ़ेंगे। कह रहा दोस्तों हमारा नेशनल डिवॉर्मिंग डे यानी कि एनडीडी योजना के हिस्से के रूप में एनीमिया मुक्त भारत में गर्भवती महिलाओं और प्रजनन आयु की महिलाओं हेतु कृमिनाशक दवा भी शामिल है। फिर देखिएगा कि नेशनल डिवॉर्मिंग डे योजना के हिस्से के रूप में एनीमिया मुक्त भारत में दोस्तों गर्भवती महिलाओं और
प्रजनन आयु की महिलाओं हेतु कृमिनाशक दवा भी शामिल है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, कह रहा दोस्तों कि मलेरिया, हीमोग्लोबिनोपैथी और फ्लोरोसिस पर विशेष ध्यान देने के साथ स्थानिक क्षेत्रों में एनीमिया के गैर पोषण संबंधी कारणों को उजागर करना अतः कथन 4 भी हमारा बिल्कुल सही है। फिर पढ़ेंगे कि मलेरिया, हीमोग्लोबिनोपैथी और फ्लोरोसिस पर विशेष ध्यान देने के साथ स्थानिक क्षेत्रों में एनीमिया के गैर पोषण संबंधी कारणों को उजागर करना अतः कथन 4 भी हमारा बिल्कुल सही है। तो सही ऑप्शन हम लोगों ने मार्क किया था, केवल 3 कथन सही दिए गए थे, एक कथन हमारा गलत था। और प्रश्न में पूछ रहा था कि कितने कथन सही हैं, तो हम लोगों ने ऑप्शन सी मार्क किया था, केवल 3 कथन सही दिए गए थे। चलिए 2022 में पूछे गए प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखते रहिए, सारे प्रश्न हमारी आगामी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं। चलिए दोस्तों 2022 में पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे कि 2022 में हमारे क्या प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए बायो के प्रश्नों को हम देख रहे थे और हमारा सब्जेक्ट चल रहा था सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस। चलिए दोस्तों देखेंगे 2022 में जो पूछा गया पहला प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक मानव शरीर में बी कोशिकाओं और टी कोशिकाओं की भूमिका का सर्वोत्तम वर्णन है। फिर देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक मानव शरीर में बी कोशिकाओं और टी कोशिकाओं की भूमिका का सर्वोत्तम वर्णन है। तो ऑप्शन डी हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे। क्या है कि वे शरीर की रोग जनकों द्वारा होने वाले रोगों से बचाती हैं। क्या है, वे शरीर को रोग जनकों द्वारा होने वाले रोगों से बचाती हैं। फिर पढ़िएगा कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक मानव शरीर में बी कोशिकाओं और टी कोशिकाओं की भूमिका का सर्वोत्तम वर्णन है। तो ऑप्शन डी हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे कि वे शरीर को रोग जनकों द्वारा होने वाले रोगों से बचाती है। वे शरीर को रोग जनकों द्वारा होने वाले रोगों से बचाती है। ऑप्शन डी हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे और व्याख्या इसकी हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, देखेंगे व्याख्या क्या दिया गया है, इंपॉर्टेंट है। देखिएगा पहला पॉइंट ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे दोस्तों, देखिएगा क्या कह रहा है व्याख्या इसकी। ठीक है, कह रहा है कि प्राथमिक और द्वितीयक प्रतिरक्षा अनुक्रियाएं हमारे शरीर के रक्त में मौजूद 2 विशेष प्रकार के कोशिकाओं द्वारा होती हैं। ये कोशिकाएं हैं बी कोशिकाएं और टी कोशिकाएं। फिर देखिएगा, कह रहा है कि प्राथमिक और द्वितीयक प्रतिरक्षा अनुक्रियाएं हमारे शरीर के रक्त में मौजूद 2 विशेष प्रकार के कोशिकाओं द्वारा होती हैं। ये कोशिकाएं हैं दोस्तों बी कोशिकाएं और टी कोशिकाएं। फिर देखिएगा कि प्राथमिक और द्वितीयक प्रतिरक्षा अनुक्रियाएं हमारे शरीर के रक्त में मौजूद 2 विशेष प्रकार के कोशिकाओं द्वारा होती हैं। ये कोशिकाएं हैं बी कोशिकाएं और टी कोशिकाएं। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे दोस्तों, ध्यानपूर्वक क्या दिया गया है। देखिएगा, कह रहा है दोस्तों हमारा कि रोगजनकों की अनुक्रिया में बी कोशिकाएं हमारे रक्त में प्रोटीनों की एक श्रृंखला उत्पन्न करती ताकि वे रोगजनकों से लड़ सकें। फिर देखिएगा, रोगजनकों की अनुक्रिया में बी कोशिकाएं हमारे रक्त में प्रोटीनों की एक श्रृंखला उत्पन्न करती हैं ताकि वे रोगजनकों से दोस्तों क्या हमारी लड़ सकें। फिर देखिएगा, ये प्रोटीन दोस्तों प्रतिरक्षी यानी कि एंटीबायोटिक्स कहलाती है। फिर देखिएगा कि रोगजनकों की अनुक्रिया में बी कोशिकाएं हमारे रक्त में प्रोटीनों की एक श्रृंखला उत्पन्न करती हैं ताकि वे रोगजनकों से लड़ सके। ये प्रोटीन प्रतिरक्षी एंटीबायोटिक्स कहलाती है। फिर देखिएगा, टी कोशिकाएं दोस्तों स्वयं तो प्रतिरक्षियों का श्रावण नहीं करती लेकिन प्रोटीन उत्पन्न करने में बी कोशिकाओं की सहायता करती हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा, हम लोगों ने विकल्प डी बिल्कुल राइट आंसर मार्क किया था। फिर पढ़ेंगे कि रोगजनकों की अनुक्रिया में बी कोशिकाएं हमारे रक्त में प्रोटीनों की एक श्रृंखला उत्पन्न करती ताकि वे रोग जनकों से लड़ सके। ये प्रोटीन दोस्तों प्रतिरक्षी यानी कि एंटीबायोटिक्स कहलाती हैं। फिर देखिएगा, टी कोशिकाएं दोस्तों स्वयं तो प्रतिरक्षियों का श्रावण नहीं करती हैं लेकिन प्रोटीन उत्पन्न करने में बी कोशिकाओं की सहायता करती हैं। इसलिए विकल्प डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए 2022 में पूछे गए दूसरे प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसी एक जीव की कुछ प्रजातियां क्या है। फिर देखिएगा, निम्नलिखित में से किसी एक जीव की कुछ प्रजातियां कवकों के कृषकों के रूप में जानी जाती हैं। फिर देखिएगा, निम्नलिखित में से किस एक जीव की कुछ प्रजातियां कवकों के कृषकों के रूप में जानी जाती हैं। तो सही ऑप्शन बिल्कुल मार्क करेंगे, ऑप्शन ए यानी कि चींटी। ठीक है, व्याख्या देखेंगे, चींटी की प्रजाति को कवक के कृषकों के रूप में जाना जाता है। कुछ अन्य कीटे जैसे दोस्तों दीमक, भृंग और मार्स दोस्तों क्या है पेरीविंकल भी कवक के कृषकों के रूप में जाने जाते हैं। अतः विकल्प ए हमारा बिल्कुल सही होगा। फिर पढ़ेंगे, निम्नलिखित में से किस एक जीव की कुछ प्रजातियां कवकों के कृषकों के रूप में जानी जाती हैं। तो ऑप्शन ए चींटी हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे। ठीक है, कह रहा है दोस्तों कि चींटी की प्रजाति को कवक के कृषकों के रूप में जाना जाता। कुछ अन्य कीटे जैसे दोस्तों दीमक, भृंग और मार्स पेरीविंकल भी कवक के कृषकों के रूप में जाने जाते। अतः विकल्प ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों 2022 में पूछे गए तीसरे प्रश्न को हम देखेंगे, ध्यानपूर्वक देखते रहें, सारे प्रश्न हमारी आगामी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ेंगे हम तीसरे प्रश्न की तरफ जो कि हमारा 2022 में पूछा गया, इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे तीसरे नंबर प्रश्न की तरफ, इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक आप लोग देखें। चलिए पढ़ेंगे,
ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या कह रहा है हमारा तीसरा प्रश्न। कह रहा दोस्तों कि कोविड-19 विश्व महामारी को रोकने के लिए बनाई जा रही वैक्सीनों के प्रसंग में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिर देखिएगा, कह रहा है कि कोविड-19 विश्व महामारी को रोकने के लिए बनाई जा रही वैक्सीनों के प्रसंग में निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए, विचार कीजिए। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारा कह रहा है कि भारतीय सीरम संस्थान ने mRNA प्लेटफॉर्म का प्रयोग कर कोविशील्ड नामक कोविड-19 वैक्सीन निर्मित की। ठीक है, फिर देखिएगा क्या कह रहा है कि भारतीय सीरम संस्थान ने mRNA प्लेटफॉर्म का प्रयोग कर कोविशील्ड नामक कोविड-19 वैक्सीन निर्मित की। दूसरा पॉइंट पढ़िएगा कि स्पुतनिक 5 वैक्सीन रोगवाहक वेक्टर आधारित प्लेटफॉर्म का प्रयोग कर बनाई गई। और तीसरा पॉइंट कह रहा है कि कोवैक्सीन एक निष्क्रिय रोगजनक आधारित वैक्सीन है। ठीक है, तो उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं, तो सही आंसर बिल्कुल मार्क करेंगे ऑप्शन बी, यानी कि सेकंड और थर्ड पॉइंट हमारे बिल्कुल सही दिए गए हैं। और फर्स्ट पॉइंट इस संदर्भ में दोस्तों क्या है, हमारा गलत दिया गया है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, फिर देखिएगा क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। देखिए क्या कह रहा है, देखिएगा कह रहा है कि कोविड-19 विश्व महामारी को रोकने के लिए बनाई जा रही वैक्सीनों के प्रसंग में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि भारतीय सीरम संस्थान ने mRNA प्लेटफॉर्म का प्रयोग कर कोविशील्ड नामक कोविड-19 वैक्सीन निर्मित की। तो यह कथन हमारा बिल्कुल गलत दिया गया है। फिर देखिएगा, भारतीय सीरम संस्थान ने mRNA प्लेटफॉर्म का प्रयोग कर कोविशील्ड नामक कोविड-19 वैक्सीन निर्मित की। यह पॉइंट हमारा गलत है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि स्पुतनिक 5 वैक्सीन रोगवाहक वेक्टर आधारित प्लेटफॉर्म का प्रयोग कर बनाई गई, यानी कि स्पुतनिक 5 वैक्सीन रोगवाहक वेक्टर आधारित प्लेटफॉर्म का प्रयोग कर बनाई गई। तो यह पॉइंट हमारा बिल्कुल सही दिया गया है। और तीसरा पॉइंट कह रहा है कि कोवैक्सीन एक निष्क्रिय रोगजनक आधारित वैक्सीन है। क्या है, कोवैक्सीन एक निष्क्रिय रोगजनक आधारित वैक्सीन है। तो यह भी पॉइंट हमारा बिल्कुल सही है। तो सही ऑप्शन हम लोगों ने मार्क किया ऑप्शन बी, केवल सेकंड और थर्ड हमारा सही है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। व्याख्या देखेंगे, इंपॉर्टेंट है, देखिएगा क्या कह रहा है। चलिए देखें व्याख्या कह रहा है दोस्तों हमारा क्या है, देखिएगा ध्यानपूर्वक, इंपॉर्टेंट है व्याख्या। चलिए देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। ठीक है, चलिए देखिए कह रहा है हमारा कि कोविशील्ड वैक्सीन दोस्तों उस प्लेटफॉर्म पर आधारित है जो सार्स क्या है CoV-2 स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन को एनकोडिंग करने वाले एक पुनः संयोजक प्रतिकृति रहित चिंपैंजी एडेनोवायरस वेक्टर का उपयोग करता है। ठीक है, इसे लगाए जाने के बाद दोस्तों कोरोना वायरस के हिस्से की आनुवांशिक सामग्री प्रकट होती है जो एक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को उत्तेजित करती। अतः कथन एक हमारा क्या है दोस्तों, सही है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, फिर देखिएगा क्या है, कह रहा है दोस्तों ध्यानपूर्वक देखिए। ठीक है, कह रहा है हमारा कि कोविशील्ड वैक्सीन दोस्तों उस प्लेटफॉर्म पर आधारित है। ठीक है, क्या है, कोविशील्ड वैक्सीन उस प्लेटफॉर्म पर आधारित है जो सार्स CoV-2 स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन को एनकोडिंग करने वाले एक पुनः संयोजक प्रतिकृति रहित चिंपैंजी एडेनोवायरस वेक्टर का उपयोग करता है। इसे लगाए जाने के बाद दोस्तों कोरोना वायरस के हिस्से की आनुवांशिक सामग्री प्रकट होती है जो एक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को उत्तेजित करती है। अतः कथन एक हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर देखिएगा क्या कह रहा है, कह रहा है कि स्पुतनिक 5 क्या है, फिर देखिएगा पढ़िएगा यहाँ पे क्या कह रहा है। कह रहा है कि स्पुतनिक 5 एक अच्छी तरह से अध्ययन किए गए मानव एडेनोवायरस वेक्टर प्लेटफॉर्म पर आधारित विश्व का पहला पंजीकृत टीका। इसे दोस्तों 4 अरब लोगों की कुल आबादी वाले 71 देशों में उपयोग के लिए मंजूरी दी गई। वैक्सीन का नाम पहले दोस्तों सोवियत अंतरिक्ष उपग्रह के नाम पर रखा गया। 5 दिसंबर 2020 और 31 मार्च 2021 के बीच दोनों वैक्सीन घटकों के साथ टीका लगाए गए रूसियों के बीच कोरोना वायरस की घटनाओं के आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर वैक्सीन की प्रभावकारिता दोस्तों क्या है, 97.6% है। अतः कथन 2 हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों हमारा ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे कि स्पुतनिक 5 एक अच्छी तरह से अध्ययन किए गए मानव एडेनोवायरस वेक्टर प्लेटफॉर्म पर आधारित विश्व का पहला पंजीकृत टीका है। इसे 4 अरब लोगों की कुल आबादी वाले 71 देशों में उपयोग के लिए मंजूरी दी गई। वैक्सीन का नाम पहले सोवियत अंतरिक्ष उपग्रह के नाम पर रखा गया। 5 दिसंबर 2020 और 31 मार्च 2021 के बीच दोनों वैक्सीन घटकों के साथ टीका लगाए गए रूसियों के बीच कोरोना वायरस की घटनाओं के आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर वैक्सीन की प्रभावकारिता दोस्तों 97.6% है। अतः कथन 2 हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर देखेंगे दोस्तों क्या है हमारा, देखिएगा ध्यानपूर्वक देखें। चलिए देखेंगे दोस्तों क्या कह रहा है। कह रहा दोस्तों हमारा कि कोवैक्सीन एक निष्क्रिय वायरल टीका है। क्या है, कोवैक्सीन एक निष्क्रिय वायरल टीका। इस वैक्सीन को दोस्तों याद रखें कि होल वीरियन इनएक्टिवेटेड वेरोसेल व्युत्पन्न तकनीक से विकसित किया गया है। फिर देखिएगा उनमें सक्रिय वायरस होते जो किसी व्यक्ति को संक्रमित नहीं कर सकते लेकिन फिर भी प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय वायरस के खिलाफ एक रक्षा तंत्र तैयार करना सिखा सकते हैं। कथन 3 हमारा बिल्कुल सही है। फिर देखिएगा कह रहा है कि कोवैक्सीन एक निष्क्रिय वायरल टीका है। इस वैक्सीन को होल वीरियन इनएक्टिवेटेड
एक्टिवेटेड वेरोसेल व्युत्पन्न तकनीक से विकसित किया गया है उनमें निष्क्रिय वायरस होते जो किसी व्यक्ति को संक्रमित नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय वायरस के खिलाफ एक रक्षा तंत्र तैयार करना सिखा सकते हैं। अतः कथन 3 हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर देखिएगा, कोवैक्सीन एक निष्क्रिय वायरल टीका है। इस वैक्सीन को होल वेरिएंट इनएक्टिवेटेड वेरोसेल व्युत्पन्न तकनीक से विकसित किया गया। उनमें निष्क्रिय वायरस होते जो किसी व्यक्ति को संक्रमित नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय वायरस के खिलाफ एक रक्षा तंत्र तैयार करना सिखा सकते हैं। अतः कथन 3 हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए 2022 में पूछे गए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ दोस्तों ध्यानपूर्वक बढ़ेंगे। देखिएगा, इंपॉर्टेंट है, सारे प्रश्न हमारी आगामी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। चलिए, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के संदर्भ में यहाँ कुछ कथन दिए गए हैं, उसको हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। देखिएगा क्या कह रहा है। चलिए देखें, कह रहा है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए, विचार कीजिए। ठीक है, फिर देखिएगा, कह रहा दोस्तों आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए, विचार कीजिए। ठीक है, पहला पॉइंट कह रहा है कि प्राइवेट अस्पतालों और सरकारी अस्पतालों को इसे अवश्य अपनाना चाहिए। फिर देखिएगा, कह रहा है कि प्राइवेट अस्पतालों और सरकारी अस्पतालों को इसे अवश्य अपनाना चाहिए। दूसरा पॉइंट कह रहा है चूंकि इसका लक्ष्य स्वास्थ्य की सार्वजनीन व्याप्ति है, अंततोगत्वा भारत के हर नागरिक को इसका हिस्सा होना चाहिए। ठीक है, फिर देखिएगा, चूंकि इसका लक्ष्य स्वास्थ्य की सार्वजनीन व्याप्ति है, अंततोगत्वा भारत के हर नागरिक को इसका हिस्सा होना या हो जाना चाहिए। ठीक है, कह रहा है कि यह पूरे देश में निर्बाध रूप से लागू किया जा सकता है। ठीक है, फिर देखिएगा, कह रहा है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट पढ़ेंगे कि प्राइवेट अस्पतालों और सरकारी अस्पतालों को इसे अवश्य अपनाना चाहिए। ठीक है, फिर कह रहा है कि चूंकि इसका लक्ष्य दोस्तों स्वास्थ्य की सार्वजनीन व्याप्ति है, अंततोगत्वा भारत के हर नागरिक को इसका हिस्सा हो जाना चाहिए। और तीसरा कह रहा है कि यह पूरे देश में निर्बाध रूप से लागू किया जा सकता है। कह रहा है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन से हमारे सही हैं, तो बिल्कुल हम मार्क करेंगे दोस्तों, वह है हमारा, इसमें केवल तीसरा पॉइंट ही दोस्तों सही दिया गया है, बाकी के पॉइंट हमारे इस संदर्भ में सही नहीं दिए गए हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, एक बार और पढ़ेंगे। कह रहा है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए दोस्तों, विचार कीजिए। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि प्राइवेट अस्पतालों और सरकारी अस्पतालों को इसे अवश्य अपनाना चाहिए, तो यह पॉइंट हमारा गलत दिया गया है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि चूंकि इसका लक्ष्य स्वास्थ्य की सार्वजनीन व्याप्ति है, अंततोगत्वा भारत के हर नागरिक को इसका हिस्सा हो जाना चाहिए, तो यह भी पॉइंट हमारा गलत है। तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे कि यह पूरे देश में निर्बाध रूप से लागू किया जा सकता, तो यह पॉइंट केवल हमारा सही दिया गया है। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट हमारा इस संदर्भ में गलत दिया गया है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या भी साथ ही साथ में हम कवर करेंगे। व्याख्या दोस्तों सारे प्रश्नों की हमारी इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों व्याख्या देखते हैं। कह रहा है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं, तो ऑप्शन बी हम लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर मार्क किया, केवल थर्ड पॉइंट हमारा सही है और व्याख्या इसकी इंपॉर्टेंट है, जो कि हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा दोस्तों, पहला पॉइंट पढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा है कि इस मिशन के तहत नागरिक अपना आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता संख्या प्राप्त कर सकेंगे, जिससे उनके डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड को जोड़ा जा सकेगा। फिर देखिएगा, इस मिशन के तहत नागरिक अपना आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता संख्या प्राप्त कर सकेंगे, जिससे उनके डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड को जोड़ा जा सकेगा। ठीक है, तो इसके तहत पहला पॉइंट ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। देखिएगा कि आयुष्मान भारत देश की एक प्रमुख योजना है, जिसे दोस्तों सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज, ठीक है, यानी कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के दृष्टिकोण को प्राप्त करने हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 की सिफारिश के अनुसार शुरू किया गया था। फिर देखिएगा कि आयुष्मान भारत देश की एक प्रमुख योजना है, जिसे दोस्तों सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के दृष्टिकोण को प्राप्त करने हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 की सिफारिश के अनुसार शुरू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। कह रहा दोस्तों कि इसका उद्देश्य है सभी भारतीय नागरिकों को अस्पतालों, बीमा फर्मों और नागरिकों को आवश्यकता पड़ने पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्वास्थ्य रिकॉर्ड तक पहुंचने में मदद करने हेतु डिजिटल स्वास्थ्य आईडी प्रदान करना है। फिर देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि इसका उद्देश्य है दोस्तों सभी भारतीय नागरिकों को अस्पतालों, बीमा फर्मों और नागरिकों को आवश्यकता पड़ने पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्वास्थ्य रिकॉर्ड तक पहुंचने में मदद करने हेतु डिजिटल स्वास्थ्य आईडी प्रदान करना है। फिर देखिएगा, इसका उद्देश्य सभी भारतीय नागरिकों को अस्पतालों, बीमा फर्मों और नागरिकों को आवश्यकता पड़ने पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्वास्थ्य रिकॉर्ड तक पहुंचने में मदद करने हेतु डिजिटल स्वास्थ्य आईडी प्रदान करना है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा कि मिशन के पायलट प्रोजेक्ट की घोषणा प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2020 को लाल किले की प्राचीर से की थी। ठीक है, फिर देखिएगा क्या है, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे कि मिशन के पायलट प्रोजेक्ट की घोषणा प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2020 को लाल किले के प्राचीर से की थी। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए बढ़ेंगे दोस्तों आगे के पॉइंट की तरफ, देखेंगे आगे के पॉइंट हमारे क्या कह रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, चलिए देखेंगे दोस्तों क्या कह रहा है, आगे के पॉइंट हमारे इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखें। ठीक है, चलिए देखेंगे।
कह रहा है कि यह पायलट परियोजना 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चरणबद्ध रूप से लागू की जा रही है। फिर देखिएगा, यह पायलट परियोजना 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चरणबद्ध रूप से क्या है दोस्तों, लागू की जा रही है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। कह रहा है कि इसकी कार्यान्वयन एजेंसी दोस्तों स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत स्थापित राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण यानी कि नेशनल हेल्थ अथॉरिटी होगी। फिर देखिएगा कि इसकी कार्यान्वयन एजेंसी दोस्तों स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत स्थापित राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण होगी। इस पॉइंट को याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे कि यह प्रत्येक नागरिक को क्या है, प्रदान किया जाएगा जो उनके स्वास्थ्य खाते के रूप में भी काम करेगा। इस स्वास्थ्य खाते में प्रत्येक परीक्षण, प्रत्येक बीमारी, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट और ली गई दवाओं और निदान का विवरण होगा। फिर देखिएगा, यह प्रत्येक नागरिक को प्रदान किया जाएगा जो उनके स्वास्थ्य खाते के रूप में भी काम करेगा। इस स्वास्थ्य खाते में प्रत्येक परीक्षण, प्रत्येक बीमारी, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट, ली गई दवाओं और निदान का विवरण होगा। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, क्या कह रहा है। कह रहा है कि स्वास्थ्य आईडी निःशुल्क व स्वैच्छिक है दोस्तों, और यह स्वास्थ्य डेटा का विश्लेषण करने में मदद करेगी और स्वास्थ्य कार्यक्रमों के बेहतर नियोजन, बजट तथा कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगा। कह रहा है कि स्वास्थ्य आईडी दोस्तों निःशुल्क व स्वैच्छिक है, यह स्वास्थ्य डाटा का विश्लेषण करने में मदद करेगी और स्वास्थ्य कार्यक्रमों के बेहतर नियोजन, बजट तथा कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे कि निजी एवं सार्वजनिक अस्पतालों के लिए यह अनिवार्य नहीं है, अतः कथन एक हमारा सही नहीं है। फिर देखिएगा, निजी एवं सार्वजनिक अस्पतालों के लिए यह अनिवार्य नहीं है, अतः कथन एक हमारा सही नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे कि प्रत्येक नागरिक को इसका हिस्सा बनना अनिवार्य नहीं है, अतः कथन 2 भी हमारा सही नहीं है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए 2021 में पूछे गए प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है हमारा 2021 में पूछे गए प्रश्न, चलिए देखेंगे। पहला पॉइंट जो कह रहा है 2021 में पूछा गया उसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। बायोलॉजी से संबंधित प्रश्नों को हम देख रहे थे और हमारा सब्जेक्ट चल रहा है दोस्तों सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस से संबंधित प्रश्नों को हम देख रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग दोस्तों प्राकृतिक मच्छर प्रतिकर्षी तैयार करने में किया जाता, तो बिल्कुल सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों, वह है हमारा लेमन घास। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। फिर देखिएगा, कह रहा दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्राकृतिक मच्छर प्रतिकर्षी तैयार करने में किया जाता, तो याद रखें दोस्तों ऑप्शन सी लेमन घास हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। फिर देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्राकृतिक मच्छर प्रतिकर्षी तैयार करने में किया जाता, तो याद रखें ऑप्शन सी लेमन घास, ठीक है। व्याख्या कह रहा है कि कांग्रेस घास क्या है हमारा दोस्तों, मूल रूप से अमेरिका, मैक्सिको तथा वेस्ट इंडीज क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। फिर देखिएगा, कह रहा है दोस्तों हमारा कि कांग्रेस घास क्या है, मूल रूप से अमेरिका, मैक्सिको तथा वेस्ट इंडीज क्षेत्र में पाई जाती, ठीक है। कह रहा है कि भारत, ऑस्ट्रेलिया तथा अफ्रीका में यह आक्रमणकारी प्रजाति के रूप में पाई जाती, यह मच्छरों की शरण स्थली है, यह पशुओं में त्वचा संबंधी समस्याओं एवं मनुष्यों में श्वसन संबंधी समस्याओं हेतु उत्तरदायी है। फिर देखिएगा कि कांग्रेस घास दोस्तों मूल रूप से अमेरिका, मैक्सिको तथा वेस्ट इंडीज क्षेत्र में पाई जाती, भारत, ऑस्ट्रेलिया तथा अफ्रीका में यह आक्रमणकारी प्रजाति के रूप में पाई जाती। कह रहा दोस्तों हमारा कि यह मच्छरों की शरण स्थली है, यह पशुओं में त्वचा संबंधी समस्याओं एवं मनुष्यों में श्वसन संबंधी समस्याओं हेतु उत्तरदायी है। प्रश्न एक बार और पढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्राकृतिक मच्छर प्रतिकर्षी तैयार करने में किया जाता, तो याद रखें ऑप्शन सी लेमन घास हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। इस प्रश्न की आगे भी व्याख्या हम देखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ध्यानपूर्वक सारे प्रश्नों को आप लोग देखते रहें। और दोस्तों यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के भी शेयर करें और ऐसे ही दोस्तों लगातार पढ़ते रहें, क्योंकि दोस्तों आगामी परीक्षाएं लगी हुई हैं और ध्यानपूर्वक सारे प्रश्नों को आप लोग कवर करते चलें। चलिए बढ़ेंगे आगे के प्रश्नों की तरफ। चलिए दोस्तों बढ़ेंगे हम और पढ़ेंगे एलिफेंट घास के बारे में, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है एलिफेंट घास को दोस्तों क्या हम नेपियर घास तथा युगांडा घास के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ध्यानपूर्वक फिर से देखिएगा, कह रहा है कि एलिफेंट घास को नेपियर घास तथा युगांडा घास के नाम से भी जाना जाता और कह रहा है कि यह मूलतः अफ्रीका में पाई जाती। इसका उपयोग दोस्तों फसलों में लगने वाले कीड़ों को नष्ट करने में किया जाता है। एक बार और पढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा है हमारा कि एलिफेंट घास को दोस्तों नेपियर घास तथा युगांडा घास के नाम से भी जाना जाता है, या मूलतः दोस्तों अफ्रीका में पाई जाती। इसका उपयोग फसलों में लगने वाली कीड़ों को नष्ट करने में किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे जो कि हमारा प्रश्न का उत्तर भी है। कह रहा है कि लेमन घास में दोस्तों एस्कार्बिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। फिर देखिएगा, एस्कार्बिक एसिड को दोस्तों हम विटामिन सी के रूप में भी जानते हैं, ध्यानपूर्वक याद रखें। कह रहा है कि लेमन घास में एस्कार्बिक एसिड पाया जाता जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक होता। कह रहा है इसमें दोस्तों क्या है, सिट्रोनेला नामक तेल पाया जाता जिसकी तेज सुगंध के कारण इसका प्रयोग दोस्तों मच्छर प्रतिकर्षी तैयार करने में किया जाता, अतः विकल्प सी हमारा बिल्कुल सही है। फिर देखिएगा, कह रहा है कि लेमन घास में दोस्तों एस्कार्बिक एसिड पाया जाता जो रोग
प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक होता। इसमें दोस्तों सिट्रोनेला नामक तेल पाया जाता है, जिसकी तेज सुगंध के कारण इसका प्रयोग मच्छर प्रतिकर्षी तैयार करने में किया जाता। अतः विकल्प सी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। एक बार और पढ़ेंगे। कह रहा है कि लेमन घास में एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है दोस्तों, ठीक है। और कह रहा है कि जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक होता। इसमें दोस्तों सिट्रोनेला नामक तेल पाया जाता है, जिसकी तेज सुगंध के कारण इसका प्रयोग दोस्तों मच्छर प्रतिकर्षी तैयार करने में किया जाता। अतः विकल्प सी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। कह रहा है कि नट घास को दोस्तों मोथा के नाम से भी जाना जाता है। क्या है? ध्यानपूर्वक याद रखिएगा क्या कह रहा है। नट घास को दोस्तों क्या है, मोथा के नाम से भी जाना जाता। यह खेतों के लिए दोस्तों सर्वाधिक खराब खरपतवार के लिए जानी जाती, जो फसलों की बर्बादी के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी। हालांकि इसके औषधीय गुणों के कारण इसका प्रयोग दोस्तों रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। फिर देखिएगा, कह रहा दोस्तों कि लेमन घास में एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक होता है। इसमें सिट्रोनेला नामक तेल पाया जाता है, जिसकी तेज सुगंध के कारण इसका प्रयोग मच्छर प्रतिकर्षी तैयार करने में किया जाता। अतः विकल्प सी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। फिर देखेंगे, कह रहा है हमारा कि नट घास को दोस्तों मोथा के नाम से भी जाना जाता और यह खेतों के लिए सर्वाधिक खराब खरपतवार के लिए जानी जाती, जो फसलों की बर्बादी के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी। हालांकि इसके औषधीय गुणों के कारण इसका प्रयोग रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। एलिफेंट घास के बारे में भी पढ़ेंगे कि एलिफेंट घास को नेपियर घास तथा युगांडा घास के नाम से भी जाना जाता। यह मूलतः दोस्तों अफ्रीका में पाई जाती। इसका उपयोग फसलों में लगने वाले कीड़ों को नष्ट करने में किया जाता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। लेमन घास में एस्कॉर्बिक एसिड पाया, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक। इसमें सिट्रोनेला नामक तेल पाया जाता, जिसकी तेज सुगंध के कारण इसका प्रयोग मच्छर प्रतिकर्षी तैयार करने में किया जाता। इसीलिए विकल्प हमारा सी सही है। तो इस वीडियो में दोस्तों यहीं तक रखते हैं। इसके बाकी बची हुए पार्ट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक दोस्तों लगातार पढ़ते रहें, क्योंकि आगामी परीक्षाएं लगी हुई हैं। हमारे चैनल की तरफ से अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद।